हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्वेश्चंस डॉट इन्फो। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसका टेक्स्ट वर्जन और पीडीएफ विद अदर क्विज़ेस आपको हमारी वेबसाइट gkquestions.info पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्वेश्चंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वह हिंदी प्रैक्टिस सेट पार्ट 4। इसके बाकी पार्ट जो हैं वो आपको आई बटन पर और इस वीडियो की एंड में मिल जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श स्वर है, हमें बताना है इनमें से स्पर्श स्वर कौन सा है। ई, उ, ए और ए। और हमारा सही उत्तर है उ। यानी कि जो उ है वो स्पर्श स्वर है। इसका मतलब क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा जो है उसका जो पश्च भाग है, यानी कि जो उसका पश्चिम भाग है, अर्थात पिछला जो भाग है क्रियाशील रहता है, यानी कि ज्यादा उस पर फोर्स लगता है उस वर्ड के उच्चारण में या उस शब्द के उच्चारण में, इसलिए उसको पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ, उ, ओ आदि, इन सबको पश्च स्वर क्या कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो हमारी जीवा का पिछला भाग है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा हमें बताना है। और हमारे ऑप्शन है जवानी, जीवन, जुबानी और जुबानी। और हमारा सही उत्तर है जवानी। यानी कि जो जवान शब्द है उसका जो भाववाचक संज्ञा होगी, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगा, जवानी होगी। और भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों में हमें किसी भाव, दशा या अवस्था का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, ऊंचाई और खटास इत्यादि चीजें जो होती हैं ये भाववाचक संज्ञा का बोध कराती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो जागेगा सो पाएगा। इसमें जो रेखांकित पद है उसका सर्वनाम बताना है। हमें जो शब्द जो है उसका सर्वनाम हमें बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। हमारे ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। और हमारा सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि जो शब्द है, यानी कि जो ये वाक्य है, जो जागेगा सो पाएगा, इसमें जो शब्द जो है उसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी कि ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। और संबंधवाचक सर्वनाम होते क्या हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति को संबंध बताने में किया जाता है। यानी कि जिस हमने किसी सर्वनाम को अगर यूज करना है, उसका प्रयोग करना है किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए, तो इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इनको दो वाक्यों को जोड़ने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और हम कह सकते हैं दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों को उनका संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे संबंधवाचक सर्वनाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये संबंध बताता है। जैसे जैसे, जिसका, जो कि, जो सो, जितना उतना आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुष्ट आदमी तुम्हें मर जाना चाहिए। इस वाक्य में हमें विशेषण बताना है। हमारा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो हमें बताना है कि इस वाक्य में विशेषण इनमें से कौन सा है। और हमारा सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। यानी कि जो वाक्य है उसमें कौन सा विशेषण यूज हुआ है, उसमें जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण का यूज हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है। ये जो सेंटेंस है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। और अगर हम बात करें गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, स्वभाव, दिशा, गंध आदि इन सब का बोध कराते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। हमें बताना है कि इन सेंटेंसेस में से प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है।
उसने पढ़कर भोजन किया। रमेश सो चुका है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। सीता नृत्य करती है। हमें बताना है कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है, और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। इस सेंटेंस में जो क्रिया है वो कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर हम बात करें प्रेरणार्थक क्रिया की, ये क्या होते हैं? क्रिया का ये वो रूप होता है जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है, या जो कार्य करने की प्रेरणा अगर हमें मिलती है किसी से तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि अध्यापक ने छात्र को पुस्तक पढ़ने की जो थी एक प्रेरणा दी, इसलिए इसमें जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो प्रयोग हुई है, या ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शायद वे लोग कल आएंगे। इस वाक्य में कौन सा काल यूज हुआ है, काल का प्रयोग हुआ है, हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। और हमारा सही उत्तर है संभाव्य भविष्य काल, यानी कि शायद वे लोग कल आए, इसमें संभाव्य भविष्य काल यूज हुआ है, या ये सेंटेंस जो है, ये जो वाक्य है वो संभव भविष्य काल का एक उदाहरण है। इसका मतलब क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना या संदेह बताया जाता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। यानी कि इस कार्य के होने की कोई संदेह है या संभव है कि ये कार्य कल होगा, इसलिए इसको एक उदाहरण कहा गया है इस वाक्य को, शायद वे लोग कल आएंगे, इसलिए इसको संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर को पत्थर से मत मारो। इसमें रेखांकित पद का हमें कारक बताना है। रेखांकित पद कौन सा है? पत्थर से। हमें बताना है कि इसमें कौन सा कारक यूज हुआ है, कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। हमारे ऑप्शन है अपदान, करण, कर्म और संप्रदान। और हमारा सही उत्तर है करण। यानी कि सर को पत्थर से मत मारो में जो पत्थर से है वो कौन सा कारक है? करण कारक इसमें यूज हुआ है। अगर हम बात करें करण कारक की तो वो क्या होते हैं? वाक्य में जिस माध्यम या साधन से क्रिया का संप्रदान होता है उसको करण कारक कहते हैं। यानी कि जो सर को पत्थर से मत मारो में पत्थर से है वो करण कारक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है गुरी, गुराइन, गुरुआइन और शिक्षिका। और हमारा सही उत्तर है गुरुआइन। गुरुआइन शब्द जो है वो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सटीक नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम जो है उसका जो विलोम शब्द है वो सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है कठोर, कोमल, पंडित, विद्वान, धनात्मक, ऋणात्मक और दाखिल और खारिज। और हमारा सही उत्तर है पंडित, विद्वान। ये जो शब्द है वो सटीक यानी कि सही क्रम नहीं है। पंडित का विद्वान जो है वो ये नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमें बताना है पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। हमारे ऑप्शन है अनल, समीर, अनिल और वात। और हमारा सही उत्तर है अनल। अनल जो शब्द है वो पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी समीर, अनिल और वात जो है पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।